हेलो माय यूट्यूब फैमिली। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आइए अब कहानी की ओर चलते हैं। ध्रुति काव्यांश एपिसोड 12। अब तक हमने सुना काव्यांश ध्रुति के कमर पर देखता है जहां से खून निकल रहा था और वो फिर ध्रुति से पूछता है कि उसे वो चोट कैसे लगी। तभी उन्हें जोरदार आवाज सुनाई पड़ी। अब नेक्स्ट। तन्वी जैसे ही ध्रुति कमरे में गई वो भी उसके पीछे चली गई और कमरे के बाहर चुप कर देखने लगी। जब उसने उस हालत में देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया और गुस्से के कारण उसने कमरे के बाहर दरवाजे के साइड में एक टेबल थी जिस पर शोपीस रखा हुआ था, उस टेबल पर लात मार दी और टेबल पर रखा वास नीचे गिरकर टूट गया। ध्रुति ने जब आवाज सुनी तो उसने जिस साइड से आवाज आई थी उस साइड देखा। तन्वी काव्यांश के कमरे के पास खड़ी थी और काव्यांश का रूम का दरवाजा खुला हुआ था। काव्यांश ने भी उस साइड देखा और तन्वी को वहां देख काव्यांश को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने साइड के ड्रॉवर में से एक छोटा सा रिमोट निकाला और उसका एक बटन दबा दिया और उसी के साथ ही रूम का दरवाजा ऑटोमेटिक तन्वी के मुंह पर ही बंद हो गया। दरवाजा बंद होते ही ध्रुति ने काव्यांश को देखा जो काफी गुस्से में था। ध्रुति बस अब काव्यांश का गुस्सा शांत करना चाहती थी, इसलिए वो कुछ सोचने लगी। काव्यांश ने ध्रुति को देखा और उसके गर्दन पर अपना मुंह छुपाते हुए धीमे लेकिन कठोर आवाज में बोला, हम आखिरी बार पूछ रहे हैं हुक्मरानी साहब, आपको ये चोट कैसी लगी। ध्रुति को अब डर लगने लगा था। उसने काव्यांश के बालों में अपनी उंगलियां डाली और कुछ सोचकर बोली, वो शायद कुछ गिरा था सीढ़ियों पर, इसलिए पैर फिसल गया। काव्यांश ने ध्रुति की बात सुन कहा, अच्छा फिर महल में किसी को भी नहीं पता। काव्यांश की बात सुन ध्रुति के दिल की धड़कनें बहुत तेजी से धड़कने लगी। घबराहट के कारण उसके माथे पर पसीना आने लगा। काव्यांश ध्रुति की धड़कनें आसानी से सुन और महसूस कर पा रहा था। उसने ध्रुति के गर्दन पर अपने नाक से सहलाते हुए कहा, हम तो वो है जो निगाहों से निगाहों की बात जान लेते हैं। तुझसे हमने इश्क किया है इसलिए तेरा झूठ भी सच मान लेते हैं। अगर इस झूठ में तुम्हारी कोई वजह ना हो तो हम इसे भुला देंगे, लेकिन इस वजह में अगर आप शामिल हैं तो इस झूठ के वजूद को तबाह करना मेरे हाथों में है हुक्मरानी सा। काव्यांश की बात सुन ध्रुति की जान मानो हलक में ही रह गई हो। उसे आइडिया भी नहीं था कि अगर काव्यांश को पता चला कुश ने उसे कितनी बदतमीजी की है तो पता नहीं काव्यांश क्या तबाही मचाएगा। काव्यांश ने ध्रुति के गर्दन पर धीरे धीरे चूमने लगा। उसके होठों की छुअन ध्रुति के गर्दन पर बहुत सॉफ्ट थी, जिस कारण ध्रुति के शरीर में झुनझुनी पैदा हो रही थी और ध्रुति की पकड़ काव्यांश के बालों पर कसती जा रही थी। काव्यांश ध्रुति के गर्दन से लेकर धीरे धीरे उसके सीने पर जा रहा था। बढ़ते पलों के साथ काव्यांश की किस जुनून से भरती जा रही थी और ध्रुति उसके जुनून को महसूस कर धीरे धीरे मौन कर रही थी, जिस कारण काव्यांश वाइल्ड होता जा रहा था। काव्यांश अब ध्रुति के शरीर के मनमोहक खुशबू में खोता जा रहा था और उसे चूमते हुए उसके पेट पर आ गया। काव्यांश ने ध्रुति के नाभि पर जहां डायमंड था उस पर अपने जुबान से प्रेस कर दिया, जिस वजह से ध्रुति की एक सिसकी निकल गई और उसकी कमर थोड़ी सी ऊपर उठ गई। ध्रुति और काव्यांश की सांसें और धड़कनें बीतते पलों के साथ बढ़ती जा रही थी। ध्रुति की कमर जैसे ही ऊपर हुई, काव्यांश ने उसके कमर के नीचे अपना हाथ डाला कर उसकी कमर को पकड़ लिया और उसके पेट को चूमते हुए नीचे की ओर जाने लगा। वो आगे बढ़ता कि उसी वक्त काव्यांश के कमरे का डोर किसी ने नॉक किया। डोर नॉक की आवाज सुन काव्यांश ने अपने हाथों की मुट्ठी बनाई और ध्रुति के पेट पर जोर से काट लिया। काव्यांश के काटते ही ध्रुति की चीख निकल गई। काव्यांश ने अपने आप को कंट्रोल किया और ध्रुति के ऊपर से उठ गया, फिर उसे गोद में उठाकर बाथरूम में छोड़ दिया। फिर दरवाजे के पास जाकर हल्का सा दरवाजा खोल कर देखा तो दरवाजे पर तन्वी खड़ी थी। फिर से तन्वी को अपने कमरे के बाहर देख काव्यांश का गुस्सा सातवें आसमान पर चला गया। उसने गुस्से से तन्वी से पूछा, क्या काम है।
तन्वी उसका गुस्सा देख सहम गई और बोली, वो ध्रुति को। वो आगे कुछ बोलती कि कावेश ने अपनी कठोर और डरावनी आवाज में तन्वी को बुरी तरीके से घूरते हुए कहा, हुक्मरानी सा। उन्हें हुक्मरानी सा कहकर पुकारना, और ये तुम्हारे लिए मेरी लास्ट वार्निंग है। अगर फिर कभी मैंने तुम्हारे मुंह से हुक्मरानी सा का नाम सुना तो तुम्हारे मेकअप से भरे थोबड़े का रंग बदल दूंगा। और माँ से कहना हमारा खाना रूम में भेजे। इतना कहकर उसने बिना तन्वी की बात सुने फिर से एक बार उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। तन्वी दरवाजा बंद होते ही गुस्से में पैर पटकते हुए कमरे में चली गई और सीधा बेड पर पेट के बल लेटकर रोने लगी। तभी उसके कमरे में कुश आया और उसके डांटते हुए बोला, तनु, तुम पागल हो क्या? इतनी शॉपिंग तुमने क्यों की? तुम्हें क्या बार बार समझाना होगा कि हमारा बिजनेस लॉस में चल रहा है? तन्वी ने उसे देखा और बुरी तरीके से चिढ़ते हुए बोली, वो सब उस बेइज्जती के कारण हुआ है, तो आप उसे पहले संभालिए। एक काम तो आपसे होता नहीं। इतना बोल वो अपने कमरे से निकल गई। कुश उसे जाते हुए देख बोला, उसे तो मैं कल तुम्हारे रास्ते से हटा दूंगा। ये सब बोलते वक्त उसके चेहरे पर डेविल स्माइल थी। नीचे हॉल में सब लोग कावेश और ध्रुति का खाना खाने के लिए राह देख रहे थे। जब बहुत देर बाद भी वो दोनों नीचे नहीं आते तो मीनाक्षी जी तन्वी से बोली, बेटा जाओ जरा देख कर आओ, ये दोनों अभी तक नीचे नहीं आए। तन्वी मीनाक्षी जी की बात सुन हड़बड़ा गई और जल्दी से बोली, ओ रानी साहब, काव्य ने हमें कहा था कि उन दोनों का खाना रूम में भेजने के लिए। आई एम सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई थी। मीनाक्षी जी को थोड़ा गुस्सा आया कि तन्वी ने उसे ये बताना जरूरी नहीं समझा, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर नकली स्माइल लाते हुए बोली, कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है कभी कभी। मीनाक्षी जी ने नौकर से कहकर काव्यांश और ध्रुति के लिए खाना उनके कमरे में भेज दिया और फिर उन सब ने खाना खा लिए और सब अपने अपने कमरे में चले गए। ऊपर कमरे में ध्रुति बाथरूम में जाकर अपने कपड़े चेंज करके नाइट गाउन पहन लिया और बाहर आई। कावेश ने लोअर और सैंडो बनियान पहन रखी थी और वो नौकर ने लाए हुए खाने को प्लेट में निकाल रहा था। ध्रुति ने उसे देखा और उसके पास चली गई। कावेश ने उसे बैठने के लिए कहा और उसे अपने हाथों से खाना खिलाया और खुद भी खा लिया। खाना खाने के बाद कावेश और ध्रुति बेड पर जाके लेट गए। कावेश ने ध्रुति को अपने सीने से लगा दिया और उसके पैर पर अपना एक पैर रखकर ध्रुति के बालों को एक हाथ से सहलाते हुए बोला, हुक्मरानी सा, हमने सच कहिए, आप हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं ना? कावेश को फिर से वही टॉपिक पर बात करते देख ध्रुति को घबराहट होने लगी थी। उसने थोड़ा घबराते हुए कहा, नहीं हुकुम सा, सब ठीक है। कावेश ने उसके माथे पर अपने होठ रख दिए तो ध्रुति ने अपनी आंखें बंद कर ली। कावेश ने उसके बंद आंखों को देखा, कहा, कोई बात नहीं, हमें पता चल जाएगा। कावेश की बात सुन ध्रुति का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने कहा, जी जी हुकुम सा, अब हमें नींद आ रही है। कावेश ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और थोड़ी देर उसके चेहरे को निहारने के बाद उसने अपना फोन लिया और किसी को मैसेज करके ध्रुति को देखते देखते सो गया। सुबह जब ध्रुति की आंख खुली तो उसने देखा काव्यांश उसे किसी छोटे बच्चे की तरह लिपटकर सो रहा है। ध्रुति ने काव्यांश के माथे पर किस किया और थोड़ी देर उसे प्यार से निहारती रही। फिर उठकर रेडी होकर काव्यांश के कपड़े निकालकर रख दिए और नीचे चली गई। नीचे जाकर उसने पूजा की तैयारी की और पूजा करके वो अपने रूम में जाने लगी। वो अपने कमरे के पास पहुंचती कि अचानक ही उसके कदम रुक गए और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ध्रुति जब अपने कमरे के पास जाती है तो वहां तन्वी उनके कमरे में छुप छुप कर देख रही थी। तन्वी को अपने कमरे में ऐसे देखते हुए पाकर ध्रुति को बहुत गुस्सा आता है और वो उसके पीछे जाकर खड़ी हो जाती है।
फिर धीरे से उसके कंधे पर अपना हाथ रख देती है और उसके कान में बोलती है, दिखे क्या हुक्म सा? तन्वी बेख्याली में बोली, नहीं ना, पता नहीं कहाँ है काव्य, दिख ही नहीं रहा। ध्रुति को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे रूम की तरफ धक्का दे देती है। अचानक धक्का देने से तन्वी आधे रूम में और आधे रूम के बाहर और दरवाजे के बीचों बीच गिर जाती है। कमरे में के अंदर काव्यांश रेडी होकर बाहर निकलने की तैयारी में था कि अचानक रूम का डोर खुला और एक धड़ाम की आवाज के साथ तन्वी गिरी। काव्यांश ने फिर से तन्वी को वहां देख गुस्से से कहा, ये कभी बाज नहीं आएगी। इतना कहकर वो उसके पास जाने लगा तो उसने देखा ध्रुति कमरे के बाहर अपना एक हाथ कमर पर रख खड़ी गुस्से में तन्वी को घूर रही थी। गुस्से के कारण ध्रुति का चेहरा हल्का लाल हो गया था और उसके गाल फूल गए थे, जिससे ध्रुति बहुत क्यूट लग रही थी। काव्यांश को ध्रुति के ऊपर बहुत प्यार आ रहा था। वो अपनी आंखों में जुनून लिए उसे एकटक देख रही थी। ध्रुति की नजर जब काव्यांश के ऊपर गई तो उसकी वो जुनून से भरी आंखें देख उसे बहुत शर्म आ गई और उसकी धड़कनें तेज चलने लगी। काव्यांश उसके आंखों में देखते हुए धीरे धीरे चलते हुए अपने कदम ध्रुति के ओर ले जाने लगा। उसकी आंखों में अपने लिए जुनून देख ध्रुति अपनी नजरें झुका लेती है और बोलती है, नशीली आंखों से वो जब हमें देखते हैं हम घबराकर आंखें झुका लेते हैं। कौन मिलाए उनकी आंखों से आंखें, वो इन गहरी आंखों से ही हमें अपना बना लेते हैं। ध्रुति की बात सुन काव्यांश के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और उसके चेहरे पर गहरी और कातिल मुस्कान आ जाती है। उसकी मुस्कान इतनी कातिल और दिल चीर देने वाली थी कि तन्वी की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था ये आदमी हंसते वक्त इतना कातिल लगता है। आज तक काव्यांश किसी के सामने ऐसे नहीं मुस्कुराया है। ये गहरी मुस्कान तो सिर्फ उसके हुक्मरानिसा के लिए है। ध्रुति भी काव्यांश की मुस्कान देख कहीं खो सी गई थी। उसकी धड़कनें बेकाबू होकर धड़कने लगी थी। काव्यांश अपनी आंखों में बेइंतहा मोहब्बत लिए उसे देख रहा था और उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था। तन्वी जो नीचे गिरने के कारण दर्द में थी, वो काव्यांश और ध्रुति के प्यार भरे लम्हे देख जन भूनकर राख हो रही थी। जब उसने देखा कि काव्यांश ध्रुति के पास जा रहा है तो वो झट से खड़ी हो गई। काव्यांश जो ध्रुति के पास अपने कदम बढ़ा रहा था वो अचानक तन्वी के खड़े होने से ध्रुति और काव्यांश के बीच में आ गई थी, जिस वजह से ध्रुति उसे दिखाई नहीं दे रही थी। काव्यांश का चेहरा अचानक कोल्ड हो गया और उसने अपने जैसे ही तन्वी को हटाने के लिए अपना हाथ उठाया, ध्रुति और तन्वी को लगा कि काव्यांश उसे अब थप्पड़ मारेगा, जिस डर से तन्वी ने अपनी आंखें बंद कर दी और ध्रुति के डर के कारण काव्यांश के पास चली गई और तन्वी और काव्यांश के बीच खड़ी हो गई। अपने सामने फिर से ध्रुति को देख काव्यांश ने वो हाथ नीचे रख दिया और ध्रुति को देखने लगा। ध्रुति ने आगे बढ़कर काव्यांश के सीने पर अपना हाथ रख दिया और उसे धीरे धीरे पीछे की ओर ढकलती हुए लगी। काव्यांश भी ध्रुति को देख अपने कदम पीछे लेने लगा। जब दोनों कमरे के अंदर आए तब ध्रुति ने दरवाजे के पास जाकर तन्वी को घूरकर देखा और उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। तन्वी बार बार अपने इंसल्ट होता देख आग बबूला हो गई थी और गुस्से में बोली, इस ध्रुति को तो मैं आज छोड़ूंगी नहीं। इतना बोलो अपने मन में कुछ सोचते हुए महल से बाहर निकल गई। कमरे के अंदर दरवाजा बंद करते ही ध्रुति ने एक चैन की सांस ली। पता नहीं अगर वो बीच में ना आती तो आज तो तन्वी का पक्का भरता हो जाता। ध्रुति ये सब सोच ही रही थी कि उसे अपने पीठ पर काव्यांश की गहरी सांसों की तपिश महसूस हुई। काव्यांश की सांसें धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी और वो ध्रुति के पीठ को हल्के हल्के छू रहा था। ध्रुति को अपने पीठ पर हल्के होठों की छुअन महसूस हो रही थी, जो उसे रुक रुक कर छू रही थी। इस छुअन महसूस कर ध्रुति का दिल जोरों से धक धक कर रहा था। काव्यांश बड़े प्यार से उसे छू रहा था। उसका एक हाथ दरवाजे पर था और दूसरा हाथ उसका अपने जेब में था।
ध्रुति के सांसें तेज चल रहे थे और बीच बीच में उसकी हल्की सिसकी निकल रही थी। ध्रुति की ऐसी कामुक आवाजें सुन काव्यांश उसे पैशन के साथ चूमने लगता है। काव्यांश अब अपना कंट्रोल खोता जा रहा था। वो उसे इस कदर चूम रहा था कि ध्रुति अपने आप को रोक ना पाई और झट से काव्यांश की ओर पलट गई। ध्रुति की हालत देख काव्यांश के चेहरे पर सनक भरी स्माइल आ गई और वो गहरी सांस लेते हुए बोला, धड़कते रहेंगे तुम्हारे दिल की गहराइयों में हम दिन रात, जो कभी खत्म ना हो ऐसा एहसास है हम। सिर्फ छूकर बहक जाने को नहीं, उतर कर रूह में महक जाने को कहते हैं प्यार। ध्रुति काव्यांश की बात सुन उसके आंखों में देख बोली, तेरी छुअन में हवस नहीं है तो बस प्यार, जिसे छूने से बहक गया है ये जिस्म। मोहब्बत तो आपकी हमारी रूह में बसी है, छुअन तो बस है एक जरूरत जिस्म की, हमें तो आपके जिस्म को छूकर रूह में उतर जाना है। इतना बोल ध्रुति ने काव्यांश के होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे प्यार से चूमने लगी। ध्रुति को खुद से किस करते देख काव्यांश ने उसके सिर को पीछे से पकड़ा और उसे वाइल्ड किस करने लगा। 20 मिनट बाद जब ध्रुति की सांसें भारी होने लगी तो काव्यांश ने उसे छोड़ दिया और उसके माथे से अपना माथा जोड़ लिया। थोड़ी देर ऐसे ही रहने के बाद काव्यांश ने ध्रुति के माथे पे किस किया और बोला, अपना ख्याल रखना हुक्मरानी सा, हम शाम को मिलते हैं। इतना बोल उसने ध्रुति को छोड़ दिया और कमरे से बाहर निकल गया। ध्रुति भी उसके पीछे पीछे चली गई। नीचे आने के बाद सबने मिलकर ब्रेकफास्ट किया और सब अपने अपने काम पर चले गए। ध्रुति और मीनाक्षी मिलकर पार्टी की तैयारी करने लगी। सब लोग बिजी थे। शाम को पार्टी थी तो सब जल्दी घर आ गए थे। महल को किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था और सब मेहमानों का आना शुरू भी हो गया था। मीनाक्षी जी और अमर जी पार्टी में आने वाले मेहमानों का वेलकम कर रहे थे। सब बड़े बड़े इन्वेस्टर, बड़ी बड़ी कंपनी के ओनर्स आए हुए थे। कई रियासत के राजा भी इस पार्टी में इनवाइटेड थे। ध्रुति अपने कमरे में से रेडी होकर जैसे ही कमरे से बाहर आई उसे कुश ने रोक लिया। ध्रुति ने वाइन कलर की साड़ी पहनी थी और अपने बालों को आगे से अच्छे से पिनअप करके खुला छोड़ दिया था। माथे पर बिंदी, मांग में सिंदूर, होठों पर रेड लिपस्टिक, उसके गहरी आंखों में काजल, गले में व्हाइट स्टोन का हार और उसके ऊपर बड़ा सा गोल्ड का मंगलसूत्र जो ध्रुति के नाभि से थोड़ा नीचे तक था। कानों में हार से मैचिंग झुमके। ध्रुति एकदम कमाल लग रही थी। कुश ने ध्रुति को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, क्या कमाल की खूबसूरती पाई है आपने ध्रुति जी, एकदम बवाल। इतना बोल उसने गंदी तरीके से अपने होठों को अंगूठे से सहला दिया। ध्रुति ने उसे फुल इग्नोर किया और वहां से जाने लगी। ध्रुति को जाता देख कुश बोला, कब तक भागोगी ध्रुति जी, आज तो आपको हमारे बाहों में कैद होना ही है। कुश की बात सुन ध्रुति को बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए उसने पलटकर जैसे ही कुश से कुछ बोलना चाहा, वो वहां से गायब हो गया था। ध्रुति उसे यहाँ वहां देखने लगी तो उसे ढूंढ रही थी कि तभी उसके पीछे से एक रौबदार आवाज आई, किसे ढूंढ रही हैं आप हुक्मरानी साहब। ध्रुति ने जैसे अपने पीछे काव्यांश की आवाज सुनी उसके माथे पर घबराहट के कारण पसीना आ गया और उसने डरते हुए काव्यांश की ओर देखा। ध्रुति को ऐसे डरा हुआ देख काव्यांश ने अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसके माथे पर आए पसीने को साफ करते हुए बोला, क्या हुआ हुक्मरानी साहब, आपके चेहरे पर ये पसीना और डर, सब ठीक है ना। ध्रुति काव्यांश की बातें सुन मन में बोली, ये आदमी हमें पूछ रहा है या डरा रहा है। काव्यांश ने उसे ऐसे सोच में गुम देखा तो उससे पूछा, क्या सोच रही है आप हुक्मरानी साहब। काव्यांश की आवाज सुनकर ध्रुति अपने ख्यालों से बाहर आई और बोली, जी जी कुछ नहीं। काव्यांश ने एक नजर ध्रुति के पीछे देखा, फिर ध्रुति के माथे पर किस करके बोला, मुस्कुराते हैं तो बिजलियां गिरा देती हैं, बात करते हैं तो दीवाना बना देती हैं, हुस्न वालों की नजर कम नहीं कयामत से, आंख पानी में भी वो नजरें से लगा देती हैं। ध्रुति ने उसे एक प्यारी सी स्माइल दी और कहा, जी तारीफ के लिए शुक्रिया। काव्यांश उसकी स्माइल देख अपने सीने पर सहलाते हुए बोला, हाँ हाँ, आपकी इसी अदा पर हम फिदा है। ध्रुति ने शर्माकर अपनी गर्दन हिला दी और बोली, जी चलिए अब। काव्यांश ने उसका हाथ पकड़ा और सीढ़ियों से उतरकर नीचे जाने लगा।
जैसे ही कावेश ध्रुति को लेकर नीचे आया, सब जगह सन्नाटा पसर गया। कावेश ध्रुति को स्टेज पे लेके गया और अपने हाथों में माइक पकड़कर बोला, लेडीज एंड जेंटलमैन, मीट माय वाइफ ध्रुति एंड राजस्थान की हुक्मरानी सा। कावेश की बातें सुन पूरे घर में तालियां की आवाज गूंज गई। कावेश ने सबको पार्टी एंजॉय करने का बोल ध्रुति को स्टेज से नीचे लेके गया। कावेश अपने बिजनेस पार्टनर से बातें करने लगा और ध्रुति उसी के साथ उनकी बातें सुन रही थी। तभी वहां कायरा और एरी के साथ कायरा के मॉम डैड भी आ गए। कायरा और एरी के आते ही ध्रुति कावेश को इशारा कर उनके पास चली गई। कुश और तन्वी एक साइड टेबल पर बैठकर वाइन पी रहे थे। तन्वी ने जब देखा कि काव्यांश और ध्रुति अलग अलग है तो उसने एक वेटर को इशारा करके बुलाया और अपने पास रखे जूस का ग्लास उठाकर उसे ध्रुति को देने के लिए कहा। वो वेटर वो ग्लास लेके ध्रुति के पास जाने लगा, लेकिन उस वेटर ने ध्रुति को ग्लास ना देकर दूसरा ग्लास दिया और उसने सामने देखा, सामने क्रूश खड़ा था। तभी क्रूश के पास राका आया। उसने क्रूश के कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर क्रूश की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने राका को कुछ कहा और फिर पार्टी एंजॉय करने लगा। सब पार्टी एंजॉय कर रहे थे। हल्के हल्के म्यूजिक चालू थे और कुछ कपल्स अपने पार्टनर के साथ डांस कर रहे थे। मीनाक्षी जी ने ध्रुति और कावेश को भी डांस करने के लिए कहा, तो कावेश अपने माँ के लिए ध्रुति को लेकर डांस करने लगा। इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया, हद से ज्यादा हद से पार हो गया। इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया, हद से ज्यादा हद से पार हो गए। कावेश ने ध्रुति के कमर को एक हाथ से पकड़ रखा था और एक हाथ ध्रुति के पीठ पर था। ध्रुति के दोनों हाथ कावेश के सीने पर थे। कावेश और ध्रुति एक दूसरे के आंखों में देखकर डांस स्टेप कर रहे थे। कावेश ने ध्रुति के पीठ पर से हाथ निकालकर उसके एक हाथ को पकड़कर गोल गोल घुमाने लगा। कावेश ने ध्रुति के कमर को पकड़ा और धीरे से उसे ऊपर उठाया, तो ध्रुति ने अपने दोनों हाथ उसके कंधे पर रखकर अपना एक पैर फोल्ड किया और उसके आंखों में देखने लगी। जैसे ही गाना खत्म हुआ, सबने जोर जोर से तालियां बजाई और उनके डांस की तारीफ करने लगे। आधे लोग तो कावेश के इस रूप को देखकर अभी भी सदमे में थे कि कावेश जैसा निर्दयी आदमी इतना भी रोमांटिक हो सकता है। डांस खत्म होते ही कावेश ने ध्रुति को नीचे उतारा तो कायरा और एरी भागते हुए उनके पास गई और उन दोनों की तारीफ करने लगी। ध्रुति ने उन लोगों से बातें कर रही थी कि तभी वहां राका आया और उसे कावेश के कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर कावेश की आंखें गुस्से में लाल हो गई। उसका चेहरा एकदम से काला पड़ गया। आखिर क्या पता चला कावेश को? क्या होगा अब आगे? जानना है ना आपको भी? मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। कहानी को आगे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही कहानी के एपिसोड पब्लिश होंगे आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आपके साथ और प्यार के लिए ढेर सारा शुक्रिया।